हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इसके 5 पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 6th पार्ट बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जाके देख सकते हो। आपको आज क्या काम करने हैं, फिर से कॉपी पेन लेके बैठ जाने, प्रॉपर तरीके से समझने और नोट्स बनाने बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब whenever the electric current is flowing, heat is produces। क्या? Heat is produced, ऐसा आप बोल सकते हो। यानी जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे और हीट अगर प्रोड्यूस हो तो ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम देखने वाले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है बच्चों? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, JOULE, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। ये होता है बेसिकली H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिख सकते हो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जूली नहीं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, according to Joule's law of heating, the amount of heat produced in a conductor, ये स्टेटमेंट बता रहे हैं, the amount of heat produced in a conductor is, ध्यान से देखना। पहला क्या होगा बच्चों? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। इसको क्या करोगे? इसको आप लिखोगे हीट, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ऐसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। दूसरा बच्चों, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तीसरा बच्चों क्या होता है? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि पहला हीट कितना प्रोड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के। अगर करंट आपका 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हीट प्रोड्यूस होगी। टाइम ड्यूरिंग विच द करंट इज फ्लोइंग, यानी कितने टाइम तक करंट फ्लो की है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे H इज इक्वल टू K टाइम्स आई स्क्वायर आर टी लिखते बच्चों। और जहां पे K इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर है क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट याद रहेगा। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला याद रखना। इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे बच्चों, ठीक है। इसको डेराइव कैसे करते हैं 1 मिनट के लिए देखते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताते हैं इसको डेराइव कैसे करते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताते हैं। तो आपको अगर बता दें तो इसके 5 पार्ट बच्चों ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं, आप जाके देख सकते हो। और रही बात मैथ्स की, तो 10th क्लास के मैथ्स के वीडियो जो है वो पूरे अपलोड हो चुके हैं हर चैप्टर के, आप जाके देखो, अच्छा लगेगा जीवन में। जो भी बच्चे नए हैं ध्यानपूर्वक देखें, समझे, सोचे, ठीक है। अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, उनका भी भला होगा। चलो बच्चों, तो इसको 1 मिनट के लिए आपको बताते हैं, डिराइव करते हैं कि कहां से आता है ये, ठीक है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिराइव करने के लिए ओम्स लॉ भी आए थे, ठीक है।
तो टॉपिक वही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग डेरिवेशन कर रहे हैं, क्या बच्चों, डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। एक हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट बनाते, इधर आ जाओ। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, क्या हो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो। क्लियर है क्या, ये ऐसा है, ये वोल्ट मीटर लगा दी, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हमने की भी लगा दो, यहीं पे खुश हो जाओ की लगा के, ये वोल्टेज है, ठीक है। और क्या चाहिए, एमीटर भी लगा दो, चलो एमीटर भी लगा दी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये प्लस माइनस है, ऐसे करंट आएगी, मान लेते करंट आई प्रोड्यूस हुई, रेजिस्टेंस आर है, करंट आई सर्किट में फ्लो कर रही है और यहां से आई ऐसे, ये प्लस माइनस, सही ना। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये फिगर है प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, ठीक है बच्चों, प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब ये ऐसा सर्किट है जो सिर्फ और सिर्फ हीट को कंज्यूम करता है, यानी खाने वाला एलिमेंट है, ठीक है। बाकी आप इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में 12th में पढ़ते हो बच्चों, ठीक है। अभी के लिए समझना, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो रेजिस्टेंस पे बेस्ड ही होंगे, ठीक है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं वो बताते हैं। कंसीडर अ करंट, यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर, इधर देखो ध्यान से, कंसीडर अ करंट I is flowing, I is, हमने मान लिए कि I करंट फ्लो हो रहा है, कितना बच्चों, I करंट फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू, थ्रू अ रजिस्टर, थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना, यही डेरिवेशन है, क्या है, रेजिस्टेंस R। क्लियर है क्या, तो R रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, R रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, ये R रेजिस्टेंस क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो इसी के थ्रू करंट आई फ्लो कर रही है, हमने ऐसा माने हैं, ध्यान से सुनना। लेट, अब यहाँ पे और क्या मान लेंगे, लेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V मान लेना है, ठीक है। और हमें मान लो टाइम जो है, ड्यूरेशन वो कितना है, टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरिंग विच, बोलो, टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज, ड्यूरिंग विच अ चार्ज Q is flowing across, ये बच्चों हमने मान लिए T है, कितना, स्मॉल t मान लिए, ठीक है। तो अगर टाइम इतना है, चार्ज Q फ्लो कर रहा है, ध्यान से सुनना, चार्ज Q फ्लो कर रहा है, देन द तो यहाँ पर हमने क्या लिखे बच्चों, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज Q इज फ्लोइंग, क्या, चार्ज हमने Q माने जो कि फ्लो कर रहा है अक्रॉस, और कितना टाइम हमने मान लिया T, देन द वर्क डन कितना हो जाएगा, V इंटू Q, याद रखना पोटेंशियल इंटू चार्ज जो होता है वो वर्क डन होता है, ठीक है क्या। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई, देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई, क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, वो VQ के बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू V इंटू Q के बराबर हो जाएगी। क्लियर है, किस टाइम में, इन टाइम T। क्लियर है क्या, T टाइम में इतना, इसका मतलब सोर्स सप्लाई कर रहा होगा एनर्जी, कितना, V इंटू Q के बराबर, सही है। और यहाँ पे लिख लो एनर्जी, और क्या लिखोगे, इधर आओ ध्यान से, एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट,
supplied to the circuit, energy supplied to the circuit by the source is, energy supplied to the circuit by the source, क्या बोल रहे हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय द सर्किट, एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट, क्या बच्चों, सर्किट को कितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे बाय द सोर्स, कितना हो जाएगा, पावर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा P इंटू टी, ध्यान से देखना, पावर इंटू टाइम, एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम लिख लिए। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो तभी 9th के वीडियो अपलोड होंगे, वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो वर्क डन बाई टाइम पावर होता है, तो पावर इंटू टाइम वर्क डन हो जाएगा या एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इज इक्वल टू पी इंटू टी, दैट इज, इसी को हम लिख लेंगे, दैट इज, पावर क्या होता है बच्चों, वी इंटू आई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी आई टी, वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मत बोलना, वी क्या है, वोल्टेज है, आई करंट है, टी टाइम है, क्लियर है क्या, ओके। दिस एनर्जी गेट्स डेसिपेटेड, यहाँ लिखोगे दिस एनर्जी gets dissipated, this energy gets dissipated, ध्यान से सुनना इधर, in the register, किसमें बच्चों, in the register, किस फॉर्म में होगा, in the register as heat, as हीट के फॉर्म में होगी, किस फॉर्म में बच्चों, हीट के फॉर्म में। 10 यहां पे लिखेंगे, 10 फॉर ए स्टेडी करंट आई, 10 फॉर अ स्टेडी करंट आई, ध्यान सुनना, स्टेडी करंट आई, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, देखेंगे द amount of heat produced, H, क्या लिखेंगे बच्चों, heat produced H in time, produced H in time T, produced H in time T, कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई, यहाँ पे लिखेंगे H इज इक्वल टू आई इंटू वी इंटू टी या वी आई टी बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखोगे, या अप्लाइंग ओम्स लॉ, यहाँ पे लिखो अप्लाई ओम्स लॉ, तो क्या मिल जाएगा, V के जगह पे I इंटू आर रख दोगे, ठीक है, अप्लाई ओम्स लॉ बच्चों, ठीक है, अप्लाई ओम्स लॉ, तो H इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I स्क्वायर आर टी, क्लियर है क्या, और दिस इज नोन एज, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहाँ लिख लो, यहाँ जैसी आया इसी को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज Joule's लॉ ऑफ हीटिंग, क्लियर है क्या, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेरिवेशन अगर आएगा तो इतना ही करना है। क्या किए, कुछ नहीं, कंसीडर अ करंट, ये हमने पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट ले लिए, मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो कर रही है बच्चों, ठीक है, और रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस हमने V मान लिए, टाइम ड्यूरिंग विच द करंट इज फ्लोइंग या चार्ज फ्लोज अक्रॉस, कितना हमने मान लिए T, ठीक है। देन द वर्क डन कितना हो जाएगा, V इंटू Q, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज हो जाता है, और देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इज इक्वल टू VQ, मतलब अगर इतना काम हो रहा है इसका मतलब एनर्जी ही सप्लाई इतनी ही हो रही होगी, ठीक है। तो V इंटू Q सप्लाई एनर्जी हो रही कितने टाइम में, T टाइम में, या इसी को हम बोल सकते हैं एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है, जो उसका पावर होगा इनटू टाइम कर देंगे। आपको बता चुके हैं
9th में पढ़ाई हमने, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होगे तो 9th का वीडियो डलेगा, तो इसमें जाके आप देख लेना। वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। और उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई, और इंटू टी कर दिए तो वी आई टी हो गया। दिस एनर्जी गेट्स डेसिपेटेड इन द रजिस्टर एज हीट। अब ये एनर्जी जो होगा सिर्फ और सिर्फ डेसिपेट होगा। अभी बताया था रजिस्टर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करता है एनर्जी, ठीक है, स्टोर नहीं करता है। तो thus for a steady current I, the amount of heat produced H in time t, H is equal to VIT। अप्लाई ओम्स लॉ बच्चों, V is equal to IR रखोगे तो H is equal to I स्क्वायर RT आ जाता है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है क्या? जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा अगर स्पीड से बोले होंगे तो वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे देखना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पूछ भी सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो बच्चों, आगे हम देखने वाले हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखते जाना। और जो भी बच्चे 12th में हैं, 12th के भी हमने एक दो वीडियो डाल रखे हैं, पहले चैप्टर फिजिक्स के, ठीक है, वो जाके आप देख सकते हो। 11th के भी डलेंगे, मैथ्स केमिस्ट्री सब डलेंगे, ठीक है। और 9th क्लास के भी वीडियो ट्रायंगल तक अपलोड हो चुके हैं मैथ्स के। और साइंस के भी हमने 2 चैप्टर डाल रखे हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और 10th के भी कई सारे हमने, मैथ्स के तो पूरे अपलोड हो चुके हैं। तो आप देखो, एंजॉय करो, मार्क्स लाओ, ठीक है। चलो ध्यान से देखोगे तो पूरा 100% समझ में आएगा, ठीक है। और जिस दिन 100% समझ में आ गया तो 100% मार्क्स भी आ जाएगा। और कैसे समझ में आएगा, जब 100% फोकस के साथ इधर देखोगे। तब कहाँ पे देखोगे, इधर बोर्ड पे, ठीक है, लिखना बाद में। चलो अब आगे बच्चों क्वेश्चन पे, किस पे, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अब बहुत आसान होते हैं। चलो आ जाओ इधर फटाफट। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। मान लो क्वेश्चन कहता है, बोलता है, तो क्वेश्चन कहता भी है बोलता भी है, ध्यान से सुनना। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी, एन इलेक्ट्रिक आयरन, क्वेश्चन देखो लिख लिख के बता रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन यहीं पे बना रहेगा। लिखा रहता आप सिर्फ पढ़ देते, यहाँ पे मैं लिख इसलिए रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन लिखते हुए समझाते भी हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन, कोई बच्चों इलेक्ट्रिक आयरन है, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, लिखो, कंज्यूम्स एनर्जी, कंज्यूम्स एनर्जी, एनर्जी को कंज्यूम करता है बच्चों एट रेट ऑफ 840 वाट। कितना वाट, क्या है, पावर, ठीक है। वाट किसकी यूनिट है, पावर की, 840 वाट। व्हेन हीटिंग इज एट द, व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम रेट ऑफ अगर हीटिंग है तो इलेक्ट्रिक आयरन कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, किस रेट से कंज्यूम करता है, 840 वाट, ठीक है, 840 वाट। ध्यान से समझना, मैक्सिमम ही हो गया। एंड 360 वाट, एंड 360 वाट ये मान लो मिनिमम से कर रहा है। व्हेन द हीटिंग इज एट द, when the heating is at the minimum, लिख लेते हैं, मिनिमम रेट अंडरस्टूड है, मिनिमम, ठीक है। ओके बच्चों,
मिनिमम रेट। द वोल्टेज लिख लो, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, कितने 220 वोल्ट, जो नॉर्मल हाउस होल्ड सर्किट के लिए यूज होता है हमारे घरों में, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, क्लियर है। व्हाट आर द करेंट, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द करेंट and the resistance in each case, and the resistance in each case, क्लियर है क्या। तो देखो बहुत आसान है, सोल्यूशन लिखेंगे बच्चों। अब हमें देखो गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when heating is at minimum। द वोल्टेज इतना है बच्चों। तो पहला काम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको करंट पूछा गया, तो करंट निकालेंगे। तो आपको पता है सिंस पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, सही है। तो केस नंबर 1 लिखते हैं बच्चों, केस 1 I इज इक्वल टू P बाई V कर लेंगे। P कितना है 840 डिवाइडेड बाई 220 कर लेंगे, 0 0 कट गए क्या, इधर ध्यान से देखना, और 2 11 जा 2 4 जा 2 2 जा 42 बाई 11 आ जाएगा, 11 4 जा 44 ज्यादा हो जाएंगे, तो 11 3 जा 33 जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे डिवाइड कर लो, ठीक है, 11 3 जा 33, सही है। 12 माइनस 3 9 आ जाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है, 11 8 जाता 3.8 एम्पियर आ जाएगा, क्लियर है क्या। और उसके बाद रेजिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे यही साथ में रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपान आई कर लेंगे, क्लियर है क्या। V अपान आई करने के लिए ध्यान से देखना क्या करना पड़ेगा, V की वैल्यू है 220, ठीक है, डिवाइडेड बाई आई लिखना 840 डिवाइडेड बाई 220, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लोगे तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 840, सही है क्या, क्लियर है। और इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा अभी, या फिर आप डायरेक्टली इसको हटा ही दो, आप डायरेक्ट आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। आप क्या कर लो, 840 ये हो गया 220 डिवाइडेड बाई करंट आई है 3.8, इसको डिवाइड कर लो, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। अब ये किससे कट होंगे, ध्यान से देखो, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 1 1 0 0, 1100 डिवाइडेड बाई 19, 1100 डिवाइडेड बाई 19, 19 के टेबल पढ़ना है, 19 5 जा 95, सही है, 5 आ गए, 5 आ गए, ज्यादा आ गए ना, तो यहाँ पे 19 6 जा 19 5 जा 5 10 में से हो गए 15 आए, सही तो है, ठीक है, 15 आए, 0 बढ़ाओगे, यहाँ 5 टाइम जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 19 7 जा जाएंगे बच्चों, ठीक है, 133, ठीक है, और ये आ जाएंगे कितने 7, 4 माइनस 3 1, डेसिमल पॉइंट लगा लेना, फिर उसके बाद आप लिख लेना 57 पॉइंट समथिंग आएंगे, ठीक है, 57.9 अप्रॉक्स लिख लेना, सही है, इतना ओम आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे केस में ऐसे देखेंगे, ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू P बाई V, वही सेम लिखेंगे, 840 नहीं, दूसरे केस में कितना है, वॉट किस रेट से 360 डिवाइडेड बाई 220 कर लेंगे, 0 0 2 11 2 1 जा 2 8 जा 16, 18 बाई 11 कितना बच्चों, 18 बाई 11 कर लेंगे, इतना एम्पियर, और रेजिस्टेंस लिखेंगे तो V अपान आई कर लेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 220 डिवाइडेड बाई 18 बाई 11, ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 18 कर लेंगे, 2 9 जा 2 11 0 आ जाएगा, इधर 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है बच्चों, 0 बढ़ा लिए, 9 से डिवाइड कर लेना, 9 1 जा 9, 3 आ गया, 9 4 जा
36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 जा 27, फिर 3 आ जाएगा, और 9 4 जा 9 3 जा 27 फिर से जाएगा, ठीक है, और फिर 3 आ जाएगा, 9 3 जा 20, 133.33 ऐसे ओम। समझ में आएगी नहीं? इसको डिवाइड कर लेना, देखो 9 1 जा 9, 3 बचा, 9 3 जा 27, 27 करोगे अगर तो 4 9 4 जा 36, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 36 फिर 4 आ जाएगा, 9 4 जा 36, ठीक है, 134.4। तो डिवाइड अच्छे से कर लेना, जल्दी में गलती मत करना, ठीक है। ये हो गए आपके सोल्यूशन। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लेना, 1 2 1 0। देखो इधर 9 1 जा 9, 3 आ गए, 1 कॉपी करते हैं, 9 4 जा 36 ज़्यादा हो जाएंगे तो 9 3 जा 27, 11 माइनस 7 4 आ जाएगा, 0 9 4 जा 36, यहाँ फिर से 4 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट लगाओ, 9 4 जा 36 फिर से जाएगा, 134.4 सही है, ठीक है। तो ये इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आई क्या? तो बहुत आसान है। तो ये ऐसे हमने ले लिए थे डिजिट, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये डेटा कटने वाले नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में क्या? चलो, तो यहाँ पर हमने देखे कि एक इलेक्ट्रिक आयरन था, ठीक है, 840 वाट पे मैक्सिमम रेटिंग थी और 360 वाट पे मिनिमम। तो करंट आपसे पूछा गया था कितना लेगा, तो पहले वाले पे करंट 18/11 आया था, ठीक है, और दूसरे वाले पे 3.8 आ गया था जब सॉल्व किए थे, और दूसरे पे करंट 18/11 आया था, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, फिर बताना, अगर नहीं आएगा तो बता देंगे, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन इसके बहुत बेहतरीन आते हैं। एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चन पे बनाएंगे, अभी नहीं, पहले ये खत्म हो जाने दो तब, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। वो क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना और लगाना, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, ध्यान से। क्वेश्चन है, मान लो 100 जूल ऑफ हीट, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहे हैं, 100 जूल ऑफ हीट, 100 जूल ऑफ हीट, दूसरा मार्कर ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। 100 जूल ऑफ हीट is produced 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, बोलो, ईच सेकेंड, कितना, ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में, यानी एक सेकेंड, टाइम की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, किसमें बच्चों, इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, अरे बोल दो, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है हर एक सेकेंड में, क्लियर है क्या? ओके, इन ईच। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हमने बोले, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, देखो ध्यान से, तो सोल्यूशन करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। तो 100 जूल ऑफ हीट, यानी H की वैल्यू बच्चों 100 जूल दे दी है, ध्यान से सुनना। टाइम की वैल्यू कितना दे दिया है, 1 सेकेंड दे दिया, ईच सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4 ओम। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। क्या ऐसा कोई फार्मूला जानते हो कि जिस H और T और R में पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन हो? तो नहीं जानते हो, तो आपको क्या काम करने हैं, पहले करंट के पास जाओ, ठीक है।
तो h इज इक्वल टू ऐसे लिखना, सिंस h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएंगे बच्चों, h बाई आर टी, कोई दिक्कत, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, रूट लगाना, h बाई आर टी लिख लेना। अब प्लस माइनस यहाँ होता है, प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, प्लस ही लेना वैल्यू, क्योंकि करंट नेगेटिव को कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू रख के चेक करो कितनी आ रही है, h की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू है 4 इंटू 1, तो 4 इंटू ये करोगे कट करोगे 25 आ जाएंगे, 25 के स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, यानी 5 एम्पियर हो गया करंट। ठीक है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, I इंटू आर, बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। तो 5 इंटू आर की वैल्यू 4 है, 5 4 जा 20 वोल्ट। क्लियर है क्या बच्चों, तो इतना ही आसान क्वेश्चन है जितना आप सोच सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सोच बड़ी रखो। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। क्या बच्चों, क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन होते नहीं बनाए जाते हैं, तो आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, जिनके वजह से हम साइंस को पढ़ते हैं, साइंस में इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, साइंस में इंटरेस्ट कब आएगा, जब हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, बिना एप्लीकेशंस के साइंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ, यहाँ लिखेंगे हेडिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब बच्चों क्या होता है, यूज। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है क्या, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब जूस लॉ ऑफ हीटिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है। क्लियर है क्या, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन, पहला लिखना, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है क्या, इलेक्ट्रिक आयरन जानते हो क्या, जिसे इस्त्री बोलते हैं, क्या वो कपड़े प्रेस करने वाले इस्त्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गए बच्चों, TOSTER। ठीक है, टोस्टर हो गए, समझ रहे हो क्या, ओवन हीटर, बहुत सारी चीजें होती है, लिख लो ओवन हीटर ATC। सही है, क्लियर है क्या। दूसरा लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन, ऐसे लिखना, इट इज used to produce क्या बोल रहे हैं, इधर कहा देख रहे हो, बहुत मार खाओगे इधर आप। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट। क्या, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट, किसके थ्रू बच्चों, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट। कहां पे बताओ, कहां पे, बल्ब में, कहां पे, बल्ब में। कौन से बल्ब में, इन इलेक्ट्रिक बल्ब लिख लो, इन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्लियर है क्या, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा लिख लो, फ्यूज इज ऑल्सो, फ्यूज मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात हो रही है, किसकी, कंफ्यूज नहीं होना फ्यूज से। ठीक है, फ्यूज मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, जिसके वजह से सेफ्टी मेजर हो सके ना, यानी एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज करते, तो वो भी जूस लॉ फिटिंग के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, फ्यूज इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, यहां लिख लेना, फ्यूज इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूस लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है, अरे बोल दो, फ्यूज इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, बोलो, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूस लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हो। क्लियर है, अब बात करें कि अगर फ्यूज की बात कर रहे हैं, किसकी, तो फ्यूज के बारे में क्या कहानी है। ये हो गए एप्लीकेशन, बहुत सारे हैं, अभी ये 3 याद करना। ठीक है, फ्यूज जो होता है
फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। क्या लिखोगे? इट इज अ सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी डिवाइस। किसका? कमर बेल्ट वाला नहीं कि कार में बैठो बेल्ट लगा के, वो वाला सेफ्टी डिवाइस नहीं। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। किस लिए है? यूज टू बताओ, सेव द, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू सेव द, बोलो, यूज टू सेव द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। क्या बच्चों? सेव द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यानी जो भी आपके घर में कूलर हो, फैन हो, एसी, फ्रीज, टीवी, ये सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बोले जाते हैं, ठीक है। सो सेव द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, सही है। किससे सेव करता है? फ्रॉम बर्निंग, बोलो, फ्रॉम बर्निंग। कैसे बच्चों? ड्यू टू, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करने लगती है सर्किट के थ्रू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू पासेज ऑफ, ड्यू टू, लिख लो, पासेज ऑफ, क्या बोलोगे? पासेज ऑफ लार्ज करंट कहां से पास करेगी? अपने थ्रू देम। क्या लिखेंगे? लार्ज करंट थ्रू देम। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है, जब कभी सर्किट में लार्ज करंट फ्लो करने लगती है तो वो अपने के थ्रू पास करा के खुद ही मेल्ट कर जाती, जिससे पूरी की पूरी सर्किट बच जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ये पहले के टाइम पे बहुत यूज हुआ करते थे। अब क्या यूज होते हैं? उसके जगह पे एमसीबी आ गया, ठीक है। आप देखना, जितनी भी बिल्डिंगें नई बिल्डिंग बनती है, सब में एमसीबी लगाते हैं, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी फायदा करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। किस पर्पज के लिए सेफ्टी डिवाइस है? व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट या हाईली ड्यूली अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। समझ में आया कि नहीं? तो ये बर्न हो जाता है, खुद को जला लेता है, दूसरे को सेव कर लेता है, ठीक है। तो ऐसी बनना है आप लोगों को भी। समझ में आया कि नहीं? चलो, और इसके बारे में बताएं। चलो लिख लो, और इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये किसका बना होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका बना होता है? ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। क्या हो? मेल्टिंग पॉइंट लो हो। समझ में आई बात? क्या? जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, लिख लो यहां पे। तो मटेरियल जो होता है, मटेरियल किसका बना होता है? ये कॉपर का ले लो, या टीन लेड एलॉय होता है। क्या होता है? टीन लेड एलॉय का बना होता है, ठीक है। यहां लिख लोगे, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या? इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आएगा ना? कहने का मतलब क्या है? अगर लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगी तभी तो करंट जैसी फ्लो करेगा तुरंत वो मेल्ट कर जाएगा, बाकी सर्किट में जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है उसको सेव कर लेगा। समझ में आया कि नहीं? जब खुद ही मेल्ट नहीं करेगा, पता लगी सब मेल्ट हो गया, फिर उसके बाद 5 रुपए का फ्यूज बाद में मेल्ट हो रहा है, फायदा क्या? ठीक है। तो सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है, ठीक है, सेफ्टी मेजर के लिए। समझ में आई कि नहीं? और बात करें अगर जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब में बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है, क्या होता है? फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का होता है। किसका? टंगस्टन। बोलो, टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। बोलो, टंगस्टन एक एलिमेंट है। क्या है? टंगस्टन एक एलिमेंट है। और बल्ब के अंदर जो है, जो इलेक्ट्रीशियन लेके टहलते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें गैस भरी जाती है। कौन सी? इनएक्टिव गैस। कौन सी? इनएक्टिव
एक्टिव गैस वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन हो गया N2, ठीक है, एंड आर्गन। याद रखना ये दोनों गैस अगर आपसे पूछी जाएगी कौन सी गैस भरी जाती है तो बताओगे नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस भरी जाती है। ये इनएक्टिव करके भरी जाती है या इनएक्टिव होती है, समझ में आएगी नहीं। ये भरी जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में। और क्या होता है ये फिलामेंट जो है टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा है। तो मोस्ट ऑफ द जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, अब जैसे पूछा जाता है ये 10 रुपए के जो बल्ब आते हैं पहले भी 10 रुपए के थे, आज भी 10 रुपए के हैं, इसके रेट बढ़े नहीं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, समझ में आएगी नहीं। बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने का सेंस क्या है कि मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है किसमें चली जाती है, फिलामेंट को हीट करने में ना, तो ज्यादातर एनर्जी कंज्यूम हो जाती है हीट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और 20% अप्रॉक्स कितना 80% तो हीट प्रोड्यूस करने में चली जाती है फिलामेंट को, 20% लाइट प्रोड्यूस करने में, समझ में आएगी नहीं। तो इसलिए इसको यूज नहीं करते हाउस होल्ड सर्किट में, समझ में आएगी नहीं। पहले यूज क्या करते थे, आज भी गांव में जहाँ पे लोग बिना कनेक्शन के जला रहे हैं तो जला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए वाला ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, एलईडी यूज कर रहे हैं, यानी डेली लाइफ के लिए जो सेव करे इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आएगी नहीं। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आपको और कुछ बताते हैं, ठीक है। और चलो ये भी लिख लेते हैं, डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्यूज की रेटिंग होती है वो कौन कौन सी यूज करते हैं, यहाँ पे लिख लो। द फ्यूज यूज्ड फॉर, नोट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। द फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक मतलब बच्चों घरों की बात हो रही है, डोमेस्टिक बोलो। द फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस आर रेटेड एज मतलब रेटिंग की बात चल रही है, रेटेड एज कौन कौन से किस रेटिंग की हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं, ध्यान से सुनना इधर बोर्ड पे। 1 एम्पियर की यूज करते हैं, या तो 2 एम्पियर, या तो 3 एम्पियर, या तो 5 एम्पियर, या तो 10 एम्पियर, समझ में आया कि नहीं। इससे ज्यादा की यूज नहीं होती है, कहाँ पे, हमारे घरों में, क्लियर है क्या। जैसे आपको मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, ध्यान से सुनना क्या बोले, चलो क्वेश्चन ही लिख लो। क्वेश्चन है कि मान लो एन इलेक्ट्रिक आयरन है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका पावर दे रखा है कितना, 1 किलोवाट, ध्यान से सुनना। वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, सही है। अब बताओ इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज चूज करना है कि कितने रेटिंग की लगानी है, कितने रेट की लगानी है। तो क्या करेंगे, पहले हम करंट निकालेंगे। तो 1 किलोवाट है, ये वोल्टेज इतना है। अब आपको पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P बाई V, कितना, P बाई V। अब P देखो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है, 1000 वाट डिवाइडेड बाई 220 करोगे, ध्यान से देखोगे क्या, इधर 100 बाई 22, 22 4 जा 88, तो 4 पॉइंट कितना जाता है ये, 4.5 अप्रॉक्स आएगा, इतना है एम्पियर मान लो ना, 4.54 भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना है 4.54 एम्पियर। अब समझो कि करंट जब इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज करें 220 वोल्ट सप्लाई पे, ठीक है, जो कि हमारे घरों में आती है बच्चों, ठीक है, तो उसमें करंट जब निकल के आ रही है कितना, 4.54 एम्पियर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कितने रेटिंग की लगाओगे, तो इससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो पहले यही फूक जाएगा, समझ में आएगा कि नहीं, बर्न हो जाएगा, क्लियर है। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा थे, इसमें देखो कौन कौन से 1 2 3 5, तो 5 ज्यादा है, तो 5 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक आयरन जो है लॉन्ड्री वाला जो है, ठीक है, इस्त्री आपकी सेफ रहेगी, ठीक है, कपड़े प्रेस करने वाली, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आए होंगे बच्चों। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी you just place that in comment box, I will be happy to help you. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान से सुन लो,
वीडियो अगर अच्छे लगे हों बच्चों तो शेयर करना नहीं भूलना, लाइक कर लेना, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।